हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? सभी लोग अच्छे होंगे ऐसा उम्मीद करते हैं। सब बढ़िया चकाचक। तो आईआरसी पेपर का एग्ज़ाम हो चुका है, अब आ गया है कॉमन पेपर की बारी। और कॉमन पेपर की कैसी है तैयारी, ये भी तो बता दीजिए। तो कॉमन पेपर की अगर तैयारी ख़राब है तो हम लोग कॉमन पेपर की तैयारी के लिए मॉडल सेट लेकर आ रहे हैं। और अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया जो फर्स्ट कॉमन पेपर आप लोगों का होगा, उसका सेट 1 आपके पास ये प्रस्तुत हो रहा है। अगर आप लोगों को अभी तक जो मॉडल सेट कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग जारी किया है, अगर आपके एग्ज़ाम में हेल्प किया तो आप ज़रूर कम से कम कमेंट सेक्शन में लिखें, ताकि पता चले और हम लोगों का भी मोटिवेशन लेवल बढ़े कि हमने जो मेहनत किया है उससे बच्चों को फ़ायदा हुआ है। कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग इस समय, जिस समय स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है एक गाइड देने वाले व्यक्ति की, उस समय कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग सबसे ज़्यादा आपको मदद किया है। इसलिए कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के लिए आप इतना करें, बस इतनी गुरु दक्षिणा आपसे मांगते हैं कि आपको अगर अच्छा लगता है तो कमेंट सेक्शन में आप अपने जो वैल्यूएबल कमेंट्स है वो ज़रूर लिखें। और अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि और लोगों तक इसका फ़ायदा पहुँचे और सारे लोग जो है इसका बेनिफिट ले सकें। तो मॉडल सेट 1 बहुत लोगों को इंतज़ार था, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे, कुछ लोग तो फ़ोन तक कर दे रहे थे कि कब लेकर आ रहे हैं। तो चलिए, आप सभी लोगों का जो गुजारिश था वो पूरा करते हैं हम लोग। और देखिए, आपके पास पहुंच रहा है मॉडल सेट 1 अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया का। और फिर से मैं बता दूं कि मॉडल सेट में जो क्वेश्चन डाले गए हैं, उम्मीद कीजिए कि एग्जामिनेशन में, चूँकि थ्योरी के क्वेश्चन, हमारा भी सेमेस्टर 3 का भी मॉडल पेपर आ रहा है, बीकॉम सेमेस्टर 3 का, जितने थ्योरी के एग्जामिनेशन हुए हैं किसी से भी पूछिए, सारे के सारे मेरे मॉडल पेपर से ही क्वेश्चन आए हुए। इसका मतलब ये नहीं कि मेरा यूनिवर्सिटी में जान पहचान है, इसका मतलब ये हुआ कि मैं जो मॉडल सेट तैयार कर रहा हूँ वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस तैयार कर रहा हूँ। अगर आपके एग्ज़ाम में सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो मॉडल सेट से क्वेश्चन जरूर आएंगे, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन मॉडल सेट में सिलेबस के अकॉर्डिंग डाले हुए। तो हम लोग मॉडल सेट लेकर आ रहे हैं, सेट 1 अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया कॉमन पेपर। आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, सबको पढ़ना है भाई। ये सारे बच्चों को पढ़ना है, चाहे आर्ट्स के कैंडिडेट हो, चाहे कॉमर्स के कैंडिडेट हो, चाहे साइंस के कैंडिडेट हो। बहुत लोगों को तो पता ही नहीं था कि ये पेपर भी पढ़ना है, बाद में समझ में आया कि ये पेपर भी पढ़ना है। तो चलिए ध्यान देते हैं, जिनको बात समझ आया वो थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देंगे। तो हम लोगों का जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो 2 ग्रुप में बटा हुआ है, ग्रुप ए, ग्रुप बी। बहुत अच्छे से आपको पता है क्योंकि 2 एग्ज़ाम दे चुके हो आप। तो ग्रुप ए में 3 क्वेश्चन आएगा। तो ग्रुप ए का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, 2-2 नंबर के, 1-1 नंबर का क्वेश्चन है ये, बट यहाँ हिंदी और इंग्लिश है इसलिए आपको थोड़ा बड़ा लग रहा है। तो हम लोग पढ़ते चले जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस को देखते चले जाएगा, सारे क्वेश्चन का आंसर करना है। तो ग्रुप ए में 3 क्वेश्चन है, तीनों का आंसर करना है। ग्रुप बी में 7 क्वेश्चन है, 4 का आंसर करना है। तो चलते हैं ग्रुप ए। सबसे पहला क्या है, फंडामेंटल राइट क्या है? आप सभी लोग जानते हैं हमारे यहाँ भारत में संविधान चलता है और संविधान में हमें मौलिक अधिकार मिले हुए हैं। तो फंडामेंटल राइट है क्या, ये यहाँ लिखना है। तो बोलता है कि मौलिक अधिकार भारत के संविधान के भाग 3, जहाँ अनुच्छेद 12 से 35 वर्णित है, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए वे अधिकार हैं जो सामान्य स्थिति में सरकार द्वारा सीमित नहीं किए जा सकते, यानी सरकार द्वारा इसको रोके नहीं जा सकते। और जिसकी सुरक्षा का प्रहरी कौन है? सर्वोच्च न्यायालय, जो हमको सुप्रीम कोर्ट हमको देता है। सरकार रोक नहीं सकती मेरे अधिकारों को। ऐसे अधिकार आते हैं मौलिक अधिकार के अंदर। ऐसे अधिकार मौलिक अधिकार के अंदर शामिल होंगे जिन्हें सरकार रोक नहीं सकती है, सरकार चाहे तो हमसे छीन नहीं सकती है। वो अधिकार जो है हमें संविधान में प्रदान किए गए हैं, वैसे अधिकार को हम लोग मौलिक अधिकार कहते हैं। और जिसका देख रेख करने वाला कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जा रहा है, तक्षशिला क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, तक्षशिला दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे पहली यूनिवर्सिटी है। तक्षशिला दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे पहली यूनिवर्सिटी है। ये कहाँ स्थापित है? तो बोलता है वर्तमान में पाकिस्तान के रावलपिंडी से 18 मील उत्तर की तरफ आप जाइएगा तो ये पहुँचेगा। नहीं, उस समय आर्यवर्त होता था, इंडिया पाकिस्तान सब एक था। तो बोलता है उस समय, अभी क्या तो पाकिस्तान चला गया, अभी के पाकिस्तान के रावलपिंडी जो है शहर, उससे 18 मील अगर उत्तर की ओर आप बढ़ेंगे तो जिस नगर में यह विश्वविद्यालय था उसके बारे में कहा जाता है कि श्री राम के भाई भरत के पुत्र तक्ष ने उस नगर की स्थापना की थी और उसी के नाम पर यह यूनिवर्सिटी बना था, तक्षशिला यूनिवर्सिटी। आगे लिखता है वैदिक काल क्या है? अच्छा, यह विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय था जिसकी स्थापना 700 ईसा पूर्व में की गई थी। याद रखिएगा, पहला यूनिवर्सिटी दुनिया का जिसका स्थापना 700 ईसा पूर्व यानी 700 BC में हुआ था। ये बात ध्यान दीजिए। और इसका तक्षशिला क्यों नाम पड़ा था? क्योंकि भरत के पुत्र तक्ष ने इसकी स्थापना की थी इस राज्य में, और वहाँ यूनिवर्सिटी बना था। दुनिया का सबसे बड़ा
और सबसे पुराना यूनिवर्सिटी, सबसे पहला यूनिवर्सिटी तक्षशिला यूनिवर्सिटी था, जो अभी वर्तमान में अभी पाकिस्तान में रावलपिंडी से 18 किलोमीटर या 18 मील, किलोमीटर नहीं 18 मील उत्तर की ओर जाने से मिलता है, और अभी भी इसके साक्ष्य वहाँ मौजूद हैं। वैदिक एज क्या होता है? वैदिक काल्य तो बोलता है भारत में आर्यो जो आया था, आर्यन जो आए थे, के इतिहास के संबंध में जानकारी का प्रमुख स्रोत वैदिक साहित्य है। यानी आर्यों के बारे में ध्यान दीजिएगा, आर्य ही आए थे भारत, जिनके नाम पर आर्यव्रत पड़ा। तो आर्यव्रत जो भारत था, तो जो आर्य समाज हमारे यहाँ आया वो रहा, उनके इतिहास के संबंध में जानकारी अगर कहीं से मिलती है तो वो मिलती है वैदिक साहित्य से। और इस साहित्य के अलावा वैदिक एज के बारे में जानकारी का एक अन्य स्रोत पुरातात्विक साक्ष्य, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, लेकिन ये अपनी त्रुटियों के कारण स्वतंत्र नहीं है और अच्छा नहीं है। तो इससे भी आपको मिल जाता है वैदिक एज के बारे में जानकारी, लेकिन इसमें बहुत सारी गलतियाँ होती है। इसीलिए सबसे ज़्यादा अगर जानकारी कहीं से मिलता है तो वैदिक साहित्य से मिलता है। वैदिक साहित्य से वैदिक युग के बारे में मिलता है कि कब ये युग आया था, कब वेदों का युग आया था, जिसमें हम लोग वेद लिखे थे, अलग अलग वेद लिखे। 4 वेद हमारे यहाँ हैं, चारों वेद कब लिखे गए थे, ये वेद कब लिखे गए हैं सोचिए। तो वो वैदिक युग कब था जिसमें वेद लिखे गए थे हमारे देश में। तो वैदिक युग का जो साक्ष्य है ना, वो यहाँ पे सही नहीं मिलता है, वो सिर्फ एक ही जगह मिलता है जहाँ वैदिक साहित्य कोई लिखा है ना, वहाँ पे उसके सबूत मिलते हैं कि हाँ शायद इस समय इस ईस्वी में वेद लिखे गए होंगे। नहीं तो वेद कब लिखे गए हैं इसकी कोई प्रमाणिक एविडेंस नहीं है, कोई प्रमाणिक तथ्य नहीं है, और कोई नहीं बता सकता कि वेदों की रचना की कब गई है। लेकिन कहीं कहीं ये जानकारी मिल जाता है, जैसे वैदिक साहित्य में आपको जानकारी मिल जाता है, तो उसके बारे में पूछ रहा है कि कौन सा युग वैदिक युग था। तो इसका कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है कि ये समय वैदिक काल रहा होगा, लेकिन कुछ ऐसे प्रमाण मिलते हैं जिससे लोगों को लगता है कि ये एज जो होगा, इस समय का जो पीरियड होगा, उस समय वैदिक एज रहा होगा और उसी समय वेदों की रचना की गई होगी। हड़प्पा संस्कृति क्या होता है? बचपन से पढ़ते आ रहे हड़प्पा सिविलाइजेशन। दुनिया में जब सिविलाइजेशन बढ़ा ना, संस्कृति सभ्यता का निर्माण हुआ, तो एक सभ्यता हड़प्पा के, बाकी बहुत सारी सिंधु घाटी सभ्यता पढ़े होंगे, तो एक सभ्यता जो डेवलप की गई थी वो हड़प्पा में डेवलप की गई थी। हड़प्पा कहाँ है? तो याद रखिएगा, हड़प्पा पूर्वोत्तर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, यानी अभी भी ये पाकिस्तान में चल गया, सब सभ्यता उधरे चल गया। पंजाब प्रांत के एक पुरातात्विक स्थल है हड़प्पा, वहाँ जगह का नाम है। यह साहिवाल शहर से 20 किलोमीटर पश्चिम में रावी नदी के किनारे स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के अनेक अवशेष यहाँ भी प्राप्त हुए हैं। हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता का जो अवशेष था वो यहाँ भी आपको मिला है, हड़प्पा सभ्यता में भी। सिंधु घाटी सभ्यता को इसी शहर के नाम के कारण हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, और यह सबसे पहले खोजी गई भारतीय सभ्यता। यानी भारत में जो सिविलाइजेशन शुरू हुआ है, जो सभ्यता शुरू होगी, एक सिस्टम जो डेवलप हुआ रहने का, वो पहली बार हड़प्पा के अंदर ही डेवलप हुआ। इसीलिए भारत का पहला सभ्यता अगर बात किया जाता है तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोग बात करते हैं, जो फर्स्ट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया है। और यह भी कहाँ है? ये भी पाकिस्तान में चला गया। अगला क्वेश्चन है, संविधान क्या है? ये तो सब जानते हैं। कानून के रूप में बने हुए मौलिक नियम और सिद्धांत को ही हम लोग संविधान बोलते हैं। कानून के रूप में बने हुए मौलिक नियम और सिद्धांत को ही हम लोग संविधान बोलते हैं, जिसके आधार पर पूरा देश चलता है, जिसके आधार पर सरकारें चलती है, जिसके आधार पर देश के नियम कानून चलते हैं, वो सारे के सारे संविधान के अंदर आएंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग 5 नंबर का क्वेश्चन है जो कंप्लीट कर चुके हैं कि क्या क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं, तो बोलता है बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म के कॉन्सेप्ट को समझाइए, अवधारणा को समझाइए। तो पहले सबसे पहले बौद्ध धर्म के बारे में समझा देते हैं। तो बौद्ध धर्म कहाँ से आया भाई, कौन लाया पहली बार, ठीक है, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो बोलता है बौद्ध धर्म भारत में ही जन्म लिया है। बौद्ध धर्म का जो जन्म है वो कहाँ लिया हुआ है? भारत में। आप सब लोग जानते हैं कि कौन जन्म दिया? तो गौतम बुद्ध पहली बार बौद्ध धर्म की स्थापना किए। बोलता है कि बौद्ध धर्म जो है वो भारत की श्रमण परंपरा से निकला हुआ ज्ञान धर्म और दर्शन है। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में गौतम बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म का आविष्कार किया गया, निर्माण किया गया। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी यानी वर्तमान में नेपाल में हुआ। उन्हें बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसके बाद सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया और उनका महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व कुशीनगर भारत में हुआ था। जैन धर्म का कहाँ से स्थापना? बौद्ध धर्म समझ गए। बौद्ध धर्म के बारे में और डिटेल अगर आपके पास कंटेंट है तो लिखिएगा। वैसे मेरे PDF में जो एप्लीकेशन में अवेलेबल है वो आपको सब मिल जाएगा, सारे PDF में, चूँकि बहुत डिटेल यहाँ लिखना ठीक बात नहीं था। अब चलते हैं जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म का तो बोलता है श्रमण परंपरा से निकला और इसके प्रवर्तक जो है वो कौन है?
इसके प्रवर्तक जो है जैनिज्म 24 तीर्थंकर जो है, जिनमें प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव यानी आदिनाथ तथा अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, जिसके कारण महावीर जयंती होता है। तो 24 तीर्थंकर में से निकला हुआ ये धर्म है। जैन धर्म की अत्यंत प्राचीनता सिद्ध करने वाले अनेक उल्लेख साहित्य में मिलते हैं, यानी साहित्य में बहुत सारे जैसे उल्लेख मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि जैन धर्म बहुत पुराना धर्म है। इसके बहुत सारे साहित्य मिलते हैं। श्वेतांबर और दिगंबर जैन पंथ के दो संप्रदाय हैं, दो संप्रदाय अभी भी, श्वेतांबर और दिगंबर जैन। तो दो संप्रदाय, इनके ग्रंथ समयानुसार और तत्वार्थ सूत्र हैं। जैन के प्रार्थना स्थल को जिनालय या मंदिर कहते हैं। जहाँ जैन का प्रार्थना स्थल होता है ना, जहाँ वो लोग भक्ति अपना करते हैं, उसको जिनालय भी बोलते हैं, या हम लोग मंदिर, जैसे हम लोग बोलते हैं हिंदू धर्म को। ध्यान दें, हिंदू धर्म जो है ना, वो जैन धर्म जो सनातन धर्म है और जैन धर्म वो मिलता जुलता है। कहीं ना कहीं दोनों का एक दूसरे से टकराव रहा है। इसीलिए माना जाता है कि चूँकि सबसे पुराना धर्म अगर देखा जाए तो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है सबसे पुराना। जैन, इस्लाम, बौद्ध सबसे पुराना है। तो लेकिन जब सनातन धर्म की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जैन का कॉन्सेप्ट सनातन से मिलता है। बुद्ध का कॉन्सेप्ट सनातन से कम मिलता है, लेकिन जैन का कॉन्सेप्ट सनातन से ज़्यादा मिलता है। इसलिए इसके भी पूजा के स्थल को मंदिर कहते हैं और हमारे भी पूजा के स्थल को मंदिर कहते हैं। अब नीचे लिखा है कि हिंदू धर्म बोलता है, अपने हिंदू धर्म के वैकल्पिक नाम से बहुत सारे नाम से जाना जाता है। इसको वैदिक काल में, जो आज से 1000 साल में लिखे गए थे, 1000 साल पहले, आज से 1000 साल में लिखे गए सनातन धर्म मिलता है। यानी अभी जिसको हिंदू धर्म बोलते हैं वो 1000 साल पहले सनातन धर्म के नाम से जाना जाता था। उससे भी पहले क्या होता, सनातन का अर्थ होता था शाश्वत या सदा बना रहने वाला, अर्थात जिसका ना आदि है ना अंत है, मतलब जिसका ना तो शुरुआत है ना लास्ट है। ऐसे धर्म को हम लोग सनातन बोलते थे, सनातन धर्म, हिंदू धर्म। और सनातन धर्म मूलतः भारतीय धर्म है, जो किसी समय पूरे बृहत्तर भारत, मतलब पूरे भारतीय उपमहाद्वीप तक व्याप्त था। ध्यान दीजिएगा, सनातन धर्म के बारे में ये साफ लिखा है कि ये धर्म भारतीय धर्म है और ये केवल भारत तक सीमित नहीं था, भारतीय उपमहादेश तक सीमित था। इसका मतलब है कि आज का पाकिस्तान, नेपाल, अगर हम बांग्लादेश की बात करें, अगर हम लोग अपने पड़ोसी देश श्रीलंका की बात करें, अगर हम लोग अफ़गानिस्तान की बात करें, वहाँ तक हिंदी धर्म और ये हमारा सनातन धर्म फैला हुआ था, पूरा उपदेश महाद्वीप में फैला हुआ था। विभिन्न कारणों से हुए भारी धर्मांतरण के उपरांत भी विश्व के इस क्षेत्र की बहुसंख्यक जनसंख्या इसी धर्म में आस्था रखती है। यानी बहुत सारे धर्मांतरण हुए, कोई हिंदू से क्रिश्चियन बना लिया, कोई हिंदू से बौद्ध धर्म में चला गया, कोई हिंदू से जैन धर्म में चला गया, कोई हिंदू से मुस्लिम धर्म में चला गया। ध्यान दीजिएगा, इसके कारण हिंदुओं की संख्या कम हुई। फिर भी इस क्षेत्र में अगर देखें तो सनातन धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या अभी भी ज़्यादा है। आगे लिखा है, इतिहास का सनातन धर्म, हिस्ट्री ऑफ सनातन रिलीजन क्या है। सनातन धर्म, जिसे हिंदू धर्म या वैदिक धर्म भी कहा जाता है, और यह 6000 साल का इतिहास है। इसका इतिहास 6000 साल का है। यानी भारत और आधुनिक पाकिस्तानी क्षेत्र, देखिए लिखा है, भारत और आधुनिक पाकिस्तानी क्षेत्र की सिंधु घाटी सभ्यता में हिंदू धर्म के कई चिन्ह मिलते हैं। आज भी मूर्तियाँ मिलती है, बहुत सारे चिन्ह ऐसे मिलते हैं जिससे लगता है कि हिंदू धर्म है। इनमें एक अज्ञात मातृ देवी की मूर्तियाँ मिली है, कोई माता की मूर्ति मिली है, शिव पशुपति जैसे देवताओं की मुद्राएं मिली है, लिंग मिला है, पीपल की पूजा मिली है, इत्यादि प्रमुख है यहाँ पे। इसी से लगता है कि हिंदू धर्म 6000 साल पहले का धर्म है। अब चलते हैं मुस्लिम धर्म के बारे में। इस्लाम धर्म क्या होता है, तो बोलता है इस्लाम का मतलब होता है एकेश्वरवादी धर्म, एक ईश्वर है। इस्लाम ये मानता है कि एक ही ईश्वर है, एक ही भगवान है और उसी के सामने झुकना चाहिए। इसलिए इस्लाम मानने वाले लोग एक ही व्यक्ति के सामने झुकता है, जो उसका अपना भगवान है, उसी के अलावा किसी के पास नहीं झुकता। बोलता है जो अल्लाह की तरफ से अंतिम रसूल और नबी मोहम्मद द्वारा इंसान तक पहुंचाई गई अंतिम ईश्वरीय किताब कुरान की शिक्षा पर स्थापित करता है। इनका एक ही धर्म है, एक ही ईश्वर है, उस ईश्वर का नाम क्या है, अल्लाह। इनका एक ही ईश्वर है, इसी के पास सामने झुकना है, बाकी किसी के सामने नहीं झुकना है, ऐसा इनका मानना है। इस्लाम शब्द का अर्थ अल्लाह को समर्पण है। इस्लाम का मतलब क्या होता है, अल्लाह को समर्पण। इस प्रकार मुसलमान वह है जिसने अपने आप को अल्लाह को समर्पित कर दिया। यानी मुसलमान वो व्यक्ति कहलाएगा, इस धर्म को मानने वाला व्यक्ति मुसलमान अगर अपने आप को कहता है तो वो इसलिए मुसलमान कहता है क्योंकि वो अपने आप को अल्लाह को समर्पित कर दिया, यानी कि इस्लाम धर्म के नियमों पर चलने लगा है। अल्लाह को समर्पित करने का मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी करेंगे। अल्लाह को समर्पित करने का मतलब है कि जो इस्लाम धर्म की नियम प्रथाएं हैं उसके आधार पर हम अपने आप को अपना जीवन ढालेंगे और उसी के आधार पर हम लोग अपना जीवन चलाएंगे। आगे लिखा है इतिहास का इस्लाम धर्म क्या होता है। मोहम्मद साहब, याद रखिएगा इस्लाम धर्म का वहीं जन्म हुआ है। मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी पूर्व, ध्यान दीजिएगा 570 साल पहले
570 साल पहले ईस्वी पूर्व, याद रखिएगा ईसा पूर्व ही इस्लाम धर्म का जन्म हुआ, जबकि हिंदू धर्म का जन्म 6000 ईसा पूर्व हुआ था। नहीं, इससे कितना साल पहले हुआ है। लेकिन इस्लाम धर्म जो है मोहम्मद साहब के कारण जन्म लिया, जो कि मक्का में जन्म हुए थे। इसलिए इस्लाम का सबसे अगर पवित्र स्थान घूमने लायक या पूजा के लायक है तो वो है मक्का मदीना में हुआ था। उस समय के बहुत सारे अरब अल्लाह के साथ साथ उनकी 3 बेटियों की भी पूजा होती थी। ध्यान दीजिएगा, जब जिसमें मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था 570 ईसा पूर्व मक्का में, उससे पहले क्या था, अरब देश में जो बहुत सारे अल्लाह और उनकी बेटियों की पूजा लोग करते थे इस्लाम धर्म वाले। लेकिन ये विरोध किए कि वो अल्लाह नहीं है, उसकी पूजा नहीं कीजिए, उनकी बच्चियों की पूजा नहीं कीजिए। और ये विरोध करने के कारण बहुत परेशान हुए। देखिए क्या लिखा है, ये देवियाँ थी अल लात, मनात और अल उज्जा। इन तीनों देवियों का मंदिर मक्का के आसपास ही स्थित था और तीनों की काबा के भीतर ही पूजा होती थी। लेकिन इनको विरोध करने के कारण फिर ये सारा पूजा बंद कराए और तब से लोग जो इस्लाम मानने वाले लोग हैं मोहम्मद साहब को सबसे अच्छा और सबसे बेहतर अपना भगवान या उपदेशक मानते हैं और इन्हीं के उपदेशों को ज़्यादा तवज्जो देते हैं और ज़्यादा पालन करते हैं। तो ये हम लोग चारों धर्म के बारे में संक्षिप्त में देख लिए। अगर आपको और डिटेल में लिखना है तो जो लोग एप्लीकेशन में जुड़े हुए उनको एप्लीकेशन में और डिटेल में PDF मिल जाएगा, वहाँ से अपना लिख सकते हैं। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। बोलता है एक्सप्लेन अबाउट लीडर ऑफ इंडियन फ्रीडम फाइटर। तो इंडियन फ्रीडम फाइटर में कौन कौन सा नेता है, कौन कौन से ऐसे नेता है जो भारतीय आज़ादी में अपना रोल प्ले किए, अपना बहुत ज़्यादा योगदान दिए। तो हमको नहीं लगता किसी बच्चे को ये समझाने की जरूरत है, क्योंकि बचपन से जब से पढ़ना शुरू किए तब से यही सब पढ़ रहे हैं। सबसे पहले मोहनदास करमचंद गांधी, जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 में। निधन कब हुआ, 30 जनवरी 1948 में, जिन्हें महात्मा गांधी के नाम से भी जाना जाता था। भारत और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख राजनीतिक और आध्यात्मिक नेता थे। वे सत्याग्रह और व्यापक सविनय अवज्ञा के माध्यम से अत्याचार के प्रतिकार की अग्रणी नेता थे। उनकी सावधाना की नींव संपूर्ण अहिंसा के सिद्धांत पर रखी गई थी। ये तो सब जानते हैं, जिसने भारत को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम दिलाकर पूरे विश्व में जनता के नागरिक अधिकार और स्वतंत्रता के प्रति आंदोलन के लिए प्रेरित किया। दूसरा नेता कौन है, जवाहरलाल नेहरू। कब से, तो 14 नवंबर 1889 से 27 मई 1964 तक। बोलता है जवाहरलाल नेहरू का जन्म, तो आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जवाहरलाल नेहरू के बारे में पढ़ लीजिए। इनकी माता का नाम कौन था, अच्छा इनके पिताजी जो थे वकील थे, और ये कौन थे, कौल ब्राह्मण थे। कौल ब्राह्मण मतलब प्योर ब्राह्मण है नेहरू जी। और फिर घूम फिर के ये लोग कैसे कैसे दूसरे जगह पहुंच गए। तो नेहरू जी प्योर ब्राह्मण है। और कौन सा ब्राह्मण है, तो कश्मीरी पंडित है, याद रखिएगा। नेहरू जी कश्मीरी पंडित थे, एक धनी बैरिस्टर थे इनके पिताजी मोतीलाल नेहरू। तो पढ़ सकते हैं आप इनके बारे में। तीसरा जो तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस, गरम दल के नेता। इनका जन्म 23 जनवरी 1897 में उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था और ये हिंदू कायस्थ परिवार में इनका जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम जानकी नाथ बोस और माता का नाम प्रभावती था। जानकी नाथ बोस कटक शहर के मशहूर वकील थे। पहले वे सरकारी वकील थे, मगर बाद में उन्होंने निजी प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। उन्होंने कटक की महापालिका में लंबे समय तक काम किया था और वे बंगाल विधानसभा के सदस्य भी रहे थे। ये उनके पिता के बारे में जानकारी है। अंग्रेज सरकार ने उन्हें राय बहादुर खिताब भी दिया था इनके पिताजी को। ये हो गए इंडिया के फ्रीडम फाइटर। जो हम लोग 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, वो भारत के फ्रीडम फाइटर थे। अब हम लोग चलते हैं ग्रुप बी। और ग्रुप बी में जो हम लोगों को पढ़ना है, बोलता है आंसर एनी 4 क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन है जिसमें 4 का आंसर करना है। तो अच्छे से हम लोग 7 का आंसर करेंगे, ध्यान देते जाइए। अब हम लोग पढ़ना है झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी कौन थे, बिरसा मुंडा और तिलका मांझी के बारे में लिखना है। बिरसा मुंडा के बारे में तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। 15 नवंबर जिस दिन हमारे झारखंड के स्थापना दिवस है, बिरसा मुंडा का जन्म उसी समय हुआ था। तो 15 नवंबर 1875 में बिरसा का जन्म हुआ था उली हाथू गाँव में, जो कि कौन से ज़िले में है, खूंटी डिस्ट्रिक्ट में। खूंटी ज़िले में उली हाथू गाँव है जहाँ पर इनका जन्म हुआ था। तो बिरसा मुंडा के बारे में बहुत अच्छे से जान सकते हैं। अब ब्रिटिश शासन में ना ये तीर धनुष से ये लोग पसीना उतार दिया था ब्रिटिश साम्राज्य का। बिरसा मुंडा को घेर के मारा गया है। बिरसा मुंडा पढ़ने में बहुत अच्छे तेज तरार व्यक्ति थे। दूसरे जगह जाके पढ़ रहे थे, दूसरे ज़िले में, और जब पढ़ाई किए तो वो शुरू से विद्रोही टाइप के व्यक्ति थे, गुस्सैल टाइप के व्यक्ति थे, और वो कभी भी किसी का न्याय बर्दाश्त नहीं करते थे, जिसके कारण वो लड़ाई के पीछे पड़ गए। और बिरसा मुंडा के बारे में एक और चीज़ है कि ये पहाड़ों में और जंगलों में अंग्रेज़ों के दांत खट्टे करने वाले
हमारे स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। देखिए बिरसा मुंडा का विद्रोह क्या हुआ था, तो बोलते हैं कि अक्टूबर 1894 को नौजवान नेता के रूप में सभी मुंडाओं को एकत्र कर उन्होंने अंग्रेज़ों से लगान यानी कर माफ़ी के लिए आंदोलन किया कि नहीं देंगे टैक्स, जो होगा देखा जाएगा। 1895 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और हजारीबाग केंद्रीय कारागार में 2 साल की कारावास की सज़ा दी गई, हजारीबाग सेंट्रल जेल में। लेकिन बिरसा और उसके शिष्यों ने क्षेत्र की अकाल पीड़ित जनता की सहायता करने की ठान रखी थी कि किसी हालत में जो अकाल है, अब एक तो उत्पादन नहीं हो रहा है, दूसरा लगान अंग्रेज को कैसे देंगे, जिससे उन्होंने अपने जीवन काल में ही एक महापुरुष का दर्जा पा लिया था। लोग उसी समय इसको महापुरुष समझने लगा, भाई ऐसा व्यक्ति जो दूसरे के लिए सोच रहा है। अगर अकाल के समय कोई व्यक्ति मरे नहीं, उसके लिए ये लोग अपना काम कर रहा था। उन्हें इस इलाके के लोग धरती आबा के नाम से पुकारा करते थे और पूजा करते थे। उनके प्रभाव की वृद्धि के बाद पूरे इलाके में मुंडाओं में संगठित होने की चेतना जागी और सारे मुंडा एकजुट होने लगे। विद्रोह में भागीदारी और अंत, कैसे उनका विद्रोह में भागीदारी था, बोलता है 1897 से लेकर 1900 के बीच में मुंडाओं और अंग्रेजों सिपाहियों के बीच में युद्ध होते रहे और बिरसा और उनके चाहने वाले लोगों ने अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था। अगस्त 1897 में बिरसा और उनके 400 सिपाहियों ने तीर कमान के से लैस होकर खूंटी थाना पर धावा बोल दिया और बहुत पीटा थाना प्रभारी को, जो वहाँ पुलिस था, अंग्रेज पुलिस बहुत मारा लोग को। 1898 में गंगा नदी के किनारे मुंडाओं की भिड़ंत अंग्रेजी सेनाओं से हुई थी, जिसमें पहले तो अंग्रेजी सेना हार गई, लेकिन बाद में इसके बदले उस इलाके के बहुत सारे आदिवासी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। और उसके बाद सबसे बड़ा समस्या ये लोग इसलिए हारे क्योंकि उधर से गोली बारूद आता था और ये लोग इधर से तीर कमान, तो भाई गोली तो दूर से न मारेगा और तीर कमान और तलवार से चलोगे तो नहीं लड़ पाओगे। इसके कारण थोड़ा सा ठंडा पड़ गया था, नहीं तो लोग दांत खट्टा कर दिया था अंग्रेज़ों का, क्योंकि जंगल का तो राजा है लोग। अब चलते हैं तिलका मांझी उर्फ जबरा पहाड़िया, बहुत डेंजरस आदमी ये भी है। इसके बारे में अगर आप जानते होंगे चलिए पढ़ के सुनाते हैं। तिलका मांझी, इसका नाम है जबरा पहाड़िया। जबरा पहाड़ी झारखंड का एक बहुत ही ज़बरदस्त पहाड़ी है जहाँ पे बहुत सारा संग्राम हुआ है। तिलका मांझी संताल थे या पहाड़िया थे, इसको लेके अभी भी विवाद है। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि वो संथाली थे, कुछ लोग बोलते हैं नहीं पहाड़िया समुदाय है, आदिवासियों का समुदाय है, संताल समुदाय या पहाड़िया समुदाय, उसको लेके कन्फ्यूजन, क्योंकि इसका जबरा पहाड़िया भी नाम था और तिलका मांझी भी नाम था। आमतौर पर तिलका मांझी को मुर्म गोत्र का बताते हुए अनेक लेखकों ने उन्हें संथाल आदिवासी बताया है, परंतु तिलका के संथाल होने का कोई ऐतिहासिक दस्तावेज और लिखित प्रमाण मौजूद नहीं है। वही ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार देखें तो संथाल आदिवासी समुदाय के लोग 1770 के अकाल के कारण 1790 के बाद संथाल परगना की ओर चले और वहाँ बस गए। यानी जो लोग थे वो संथाल परगना चल गए, तो संथाल परगना चल गए, ये वहाँ कैसे रह गए, ये समस्या रहता है। तो इनके जन्म को लेकर बहुत कन्फ्यूजन है सब लोगों में। आगे लिखा है कि एक राइटर हैं जिनका ये पूरा लिखा हुआ है बुक, उन्होंने साफ लिखा है कि संथाल लोग वीरभूम से आज के सिंहभूम की तरफ निवास करते थे। यानी जो संथाल लोग थे वो आज के सिंहभूम, पहले वीरभूम था, उस जगह पे निवास करते थे। 1790 के अकाल के समय उनका माइग्रेशन आज के संथाल परगना तक हुआ था। हंटर ने लिखा है, हंटर एक राइटर हैं जिन्होंने लिखा है कि 1792 में से संथाल नया इतिहास शुरू होता है और 1838 तक संथाल परगना में संथालों के 40 गाँव के बसने की सूचना हंटर देते हैं। हंटर एक राइटर हैं। ये कौन राइटर हैं तो याद रखिएगा, अंग्रेजी राइटर है जो उसमें लिखा था, जिनमें उनकी कुल आबादी 3000 थी। ऐसा इनके पृष्ठ, इनके जो लेख हैं उसके पृष्ठ संख्या 223 में ऐसा लिखा हुआ है। हंटर यह भी बताते हैं कि 1847 तक मिस्टर वार्ड ने 150 गाँव में करीब 1 लाख संथालों को बसाया था। 1910 में प्रकाशित बंगाल डिस्ट्रिक्ट गेजेटियर संथाल परगना वॉल्यूम 13 में LSS ओ मेली ने लिखा है कि मिस्टर वार्ड 1827 में दामिने कोह की सीमा का निर्धारण कर रहा था, तो संथालों के 3 गांव पतसुंडा और 27 गांव बरकोपा में मिले थे। जब ये लोग अपना पूरा बैरिकेडिंग करता था ना, बाउंड्री नापता था कि किसका है, तो उस समय यहाँ पे ये लोगों को गाँव मिला है, ऐसा ये लोग लिखा हुआ है। सब अंग्रेज़ों का है। अंग्रेज़ जो उस समय लेखक होते थे या कोई अधिकारी होते थे वो लिखते थे कि यहाँ पे ये गाँव हमको मिला है, यहाँ पे ये गाँव मिला है। पुराने ज़माने में जब बैरिकेडिंग किया जाता था कि नेशनल बाउंड्री कौन सा, बंगाल कहाँ तक जाएगा, उड़ीसा कहाँ तक जाएगा, इस तरह से बांटा जाता था, तो वो सब यहाँ लिखा हुआ पूरा डिटेल, इसको आराम से बैठ के पढ़िएगा कहाँ कहाँ मिला था। लेकिन जबरा पहाड़िया जो है ना, बहुत ही डेंजरस व्यक्ति था। इसको घसीटते हुए लाया था लोग, इसको घसीटते हुए लाया था, बहुत दूर तक घसीट के लाया, फिर भी इसका पूरा शरीर से ब्लड गिर रहा था, फिर भी इसका जान नहीं निकला और लास्ट में इसको चौराहे पर टांग दिया गया और तड़प तड़प के मरा है।
देखिए, इनको जबरा पहाड़ियाँ बोलता है। पूर्वजों के नाम पर बच्चों को नाम रखने की परंपरा इसी आदिवासी समुदाय में है, लेकिन संथालों में पूर्व में और आज भी किसी व्यक्ति के नाम के पहले तिलका नहीं लगेगा, क्योंकि संथाली लोग आज भी तिलका को सबसे बड़ा भगवान मानते हैं। लेकिन पहाड़िया समुदाय के लोग आज भी जबरा नाम रखने का प्रचलन है। पहाड़िया जो समुदाय के लोग हैं वो आज भी जबरा नाम रख देते हैं। अंग्रेज़ों ने जबरा पहाड़िया को खूंखार डाकू और गुस्सैल यानी तिलका मांझी कहा। खूंखार डाकू कहा था और गुस्सैल कहा था। संथालों में भी मांझी होते हैं और बड़ी आबादी में 1855 के हूल के कारण वे ज़्यादा जाने गए, इसलिए तिलका मांझी ऊपर जबरा पहाड़िया के संथाल आदिवासी होने का भ्रम फैला है। दरअसल जबरा प्रत्यक्षता भागलपुर के तत्कालीन जिला कलेक्टर क्वीवलैंड द्वारा गठित पहाड़िया हिल रेंजर्स के सेना नायक में अंग्रेजी शासन के वफादार बनने का दिखावा करते थे। मतलब ये क्या किया, दिखावा कर रहा था कि हम उसका वफादार हैं, और नाम बदलकर तिलका मांझी के रूप में अपने सैकड़ों लड़ाकों के साथ गुरिल्ला तरीके से अंग्रेज़ों से युद्ध करते थे। ऐसा यहाँ लिखा हुआ है इनके बारे में। तो इनके बारे में कोई एग्जैक्ट जानकारी नहीं है, लेकिन ये इनके बारे में पूरा है। और ये ज़बरदस्त व्यक्ति थे, याद रखिएगा। अंग्रेज़ों का दांत खट्टा करने वाले व्यक्ति यही थे। और इनका नाम कुछ अंग्रेजी जो लेखक है या अधिकारी लिखते हैं कि सर ये 2 आदमी था, एक आदमी नहीं, या एक ही आदमी था, 2 नाम से फेमस था। जबरा पहाड़िया था जहाँ डाकू करता था, तिलका मांझी अलग था। 2 रूप में ये काम करता था, जबकि ऐसा प्रूफ नहीं है, हुआ है, साक्ष्य नहीं है, तो हम और आप कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन जो इनके बारे में डिटेल्स है आप उसको लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 में बोलता है विश्व के नक्शे पर भारत के बारे में लिखिए सर, और उसके पड़ोसी देशों के बारे में लिखे हैं। तो विश्व के नक्शे में भारत को चित्रित करें। अब ये संभव तो नहीं है कि विश्व के नक्शे में भारत को चित्रित करें। देखिए भारत किधर दिख रहा है, ये है अपना सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये है भारत। तो बोलता है भारत को चित्रित करके बताइए पूरे विश्व के नक्शे में भारत किधर है। तो भारत देख लिए, इसके पड़ोसी देशों के बारे में बता रहे हैं। तो देखिए इसके इधर पड़ोसी देश पाकिस्तान है, इधर श्रीलंका है, इधर आपका नेपाल है, इधर चाइना सटा हुआ है, कोई दिक्कत है। इधर आपके पास कौन सा सटा हुआ है, इधर चाइना के बाद आपके पास बांग्लादेश है, इधर आपके पास भूटान है यहाँ पे। तो सारे देशों के बारे में, पड़ोसी देशों के बारे में लिखना है। तो देखिए ये पड़ोसी देश हमारे हैं। पहला अफ़गानिस्तान, उसका भी बॉर्डर सटता है हमारे से। बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, म्यांमार, चीन, नेपाल, मालदीव और श्रीलंका, और ये सबकी राजधानी है। अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल है। ये तो खैर जीके जीएस का सवाल है, आप पढ़ते रहिएगा आराम से। बोलता है हम लोगों की जो पॉलिसी, यानी भारत की जो पॉलिसी है, वो पॉलिसी है अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, यानी हम पड़ोसी देशों को अपने साथ रखते हैं, उसको पहले प्रायोरिटी देते हैं। पॉलिसी के तहत भारत अपने सभी पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण और पारस्परिक रूप से लाभप्रद संबंध विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। यानी भारत हमेशा, ठीक है, प्रतिबद्ध है, कमिटेड है कि हम अपने पड़ोसियों के साथ कभी भी रिश्ते खराब नहीं करेंगे। ऐसा भारत शुरू से ही नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी लगा रखा है कि भैया अब सबसे पहले हमारा पड़ोसी, बाद में दुनियादारी। आगे बोलता है भारत एक सक्रिय विकास भागीदार है और इन देशों में कई परियोजनाओं में शामिल है। भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी नीति स्थिरता और समृद्धि के लिए पारस्परिक रूप से लाभप्रद और जन उन्मुख क्षेत्रीय ढांचे के निर्माण पर केंद्रित है। इंग्लिश वाले इंग्लिश अपना पढ़ लेंगे, क्योंकि इतना डिटेल पढ़ाना तो बहुत मुश्किल है। भारत देखिए अब एक करके सबके बारे में संबंध है कि भारत का दूसरे देशों के साथ जुड़ाव कैसा है। तो देखिए एक करके इन देशों के साथ भारत का जुड़ाव एक परामर्शी, गैर पारस्परिक और परिणाम उन्मुख दृष्टिकोण पर आधारित है, जो अधिक से अधिक कनेक्टिविटी, बेहतर बुनियादी ढांचे और विभिन्न क्षेत्रों में मजबूत विकास सहयोग, सुरक्षा, व्यापक जन समूह संपर्क जैसे लाभ प्रदान करने वाले पर केंद्रित है। अब भारत और मालदीव के बीच में क्या है, तो भारत और मालदीव के बीच में सुरक्षा साझेदारी है, सेफ्टी एग्रीमेंट्स। भारत और मालदीव के बीच में क्या है, सुरक्षा साझेदारी है। बोलता है हाल ही में भारत के विदेश मंत्री ने मालदीव की अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान नेशनल कॉलेज फॉर पुलिसिंग एंड लॉ इन्फोर्समेंट का उद्घाटन किया। हमारे यहाँ और उसके यहाँ सुरक्षा साझेदारी, यानी उसका और हमारा सेफ्टी एग्रीमेंट्स चलता है। भारत और नेपाल के बीच में उच्च स्तरीय दौरा होता है, जिसमें ये सारे चीज़ें भी देखिए क्या बोला। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी नेपाल का दौरा किया, जहाँ उन्होंने भारतीय सहायता से बनाए जा रहे बौद्ध बिहार की नेपाली प्रधानमंत्री के साथ आधारशिला रखी। भारत और श्रीलंका का क्या है, तो बोलता है हाइब्रिड पावर में भारत और श्रीलंका का बहुत सारा एग्रीमेंट्स हुआ है। बोलता है भारत और श्रीलंका ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिसने भारत को जाफना के 3 द्वीपों नैना द्वीप, डिफॉल्ट और
ये जो द्वीप हैं में हाइब्रिड विद्युत परियोजना स्थापित करने की सुविधा प्रदान की है। भारत और पाकिस्तान के संबंध हमेशा से ऐतिहासिक रहे हैं, ये तो सब लोग जानते हैं। ऐतिहासिक रहे, राजनीतिक मुद्दों की वजह से तनाव हमेशा बना रहा है। इन देशों में इस रिश्ते को मूल कारण भारत के विभाजन को देखा जाता है। कश्मीर विवाद इन दोनों देशों को आज तक उलझाए रखा है और दोनों देश कई बार इस विवाद को लेकर सैनिक समझौते और युद्ध कर चुके हैं। तो भारत और पाकिस्तान का तो देख ही लिया आप लोग क्या स्थिति है। भारत अफगानिस्तान का संबंध कैसा है, तो बोलता है भारत तथा अफगानिस्तान का संबंध काफ़ी मित्रता वाला है और भाईचारा पूर्वक है। बस जहाँ अफगानिस्तान से हम दोस्ती करते हैं वहाँ पाकिस्तान चिढ़ जाता है, वही समस्या है। भारत ने अफगानिस्तान के साथ कई प्रकार के विकासीय समझौते किए हैं तथा भारत और अफगानिस्तान दोनों एक दूसरे का हमेशा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर समर्थन करते रहे हैं। भारत बांग्लादेश का क्या संबंध है, तो बांग्लादेश का मत ही बोलिए, क्योंकि बांग्लादेश को बनाए हम ही लोग हैं, नहीं तो ये लोग तो जिस हालत में जी रहा था कि हम ही लोग आज़ाद कराएं। तो बोलता है भारत बांग्लादेश को एक स्वतंत्र देश, देखिए भारत बांग्लादेश को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश है। हम ही लोग तो बने हुए किए हैं। 1971 दिसंबर 1971 में इसकी स्वतंत्रता के तुरंत बाद राजनीतिक संबंध स्थापित किए गए थे। साथ ही वर्ष 2015 में भूमि सीमा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें सीमा विवाद को सुलझाया गया और दोस्ती को और मजबूत किया गया। और एक और पड़ोसी हमारे हैं चीन वाले भाई साहब, तो एक तो पाकिस्तान से थोड़ा टनफन चलते रहता है, ये भी टनफन वाले आदमी तो ऐसे मानने वाला है नहीं, लतियाते हैं फिर भी नहीं मानता। तो 1 अप्रैल 1950 को भारत और चीन ने राजनीतिक संबंध स्थापित किए। 1954 में दोनों देशों ने संयुक्त रूप से पंचशील, आप लोग सुनेंगे पंचशील समझौता की व्याख्या की और भारत और चीन ने 1 अप्रैल 2020 को उनके बीच 1950 से अब तक राजनीतिक संबंधों की स्थापना की 17वीं वर्षगांठ के रूप में चिन्हित किया गया। यानी 70 साल हो चुका है, 50 से 20 70 साल हुआ ना। 1950 में ऐसा हुआ था, पंचशील समझौता किए थे। काहे का मानेगा ही मानता है नहीं। अब अगला जो क्वेश्चन है बाबू लोग, वो है तीसरा नंबर कि भारत की नदियाँ और मिट्टी के बारे में वर्णन करें। भारत में कौन कौन सी नदियाँ पाई जाती है और कौन कौन सी मिट्टी है। अब आराम से पढ़ते रहिए कौन कौन सी नदियाँ हैं। पहली नदी, तो बोलते हैं नदी क्या होता है, तो बोलता है प्रकृति द्वारा विकसित और लगातार परिमार्जित मार्ग पर बहने वाली पानी की अविरल धारा को नदी कहते हैं। बरसात उन्हें जन्म देती है और सामान्यतः ग्लेशियर या पहाड़ झरने से निकलकर सागर और झील में ये समा जाती है। इसकी यात्रा में उनके साथ कई छोटी छोटी नदियाँ मिलती है। नदी और उसकी सहायक नदियाँ मिलकर नदी तंत्र बनाती है। जिस इलाके का सारा पानी नदी तंत्र को मिलता है वह इलाका जल निकास घाटी यानी वाटर शेड कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, नदी जल निकास घाटी पर बरसे पानी को इकट्ठा करती है और इसे प्रवाह में शामिल कर आगे बढ़ती जाती है और वही पानी जो है उस इलाके के लिए समृद्धि का आधार होता है। ये है नदी के बारे में, थोड़ा इंग्लिश में भी देख लीजिए। और आपको नदियों के बारे में पूरा पिक्चर दिया हुआ है, पूरा नदियों के बारे में क्या दिया है, पिक्चर दिया है नदी के बारे में। इसके आगे का हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, तो वेट कीजिए लेक्चर 2 का।